अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अ, 73 में कोई होमवर्क कौन सा बोला? हाँ, ऑटम 16। आखिरी महीना है, होमवर्क कर लें यार, फायदे में रहेंगे। किया होमवर्क होना चाहिए था। इसमें मसले बिल्कुल होंगे और एक मसला तो ये होता है कि जो मैंने ऑटम 10 किया था उसमें था ही पर यूनिट। यहां पर खर्चे बॉटल्स और बैचेस इसमें बांटे हुए हैं। खर्चे बैचेस के हिसाब से हैं, जबकि हमने जो बनानी है वो बॉटल्स बनानी है। तो इस सवाल में खर्चे जो मैंने ऑटम 10 किया था ना, नसीम वाला, उसमें खर्चे भी पर यूनिट ही दिए हुए थे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब पर यूनिट दिए हुए थे और हमें अल्टीमेटली पर यूनिट ही चाहिए थे। लेकिन जहां पर खर्चे दिए हुए हैं पर बैच और फाइन हमें एंड पे पर यूनिट यानी पर बॉटल करना है, तो ये इसमें एक मसला था। अब उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बैच से मुराद कितने यूनिट्स हैं, एक बैच से कितने लीटर्स बन जाते हैं। 1700 और 1700 लीटर्स बॉटल्स कितनी है? एक बॉटल में होता है 1.25 1360। तो जो खर्चा हम टोटल एक बैच का निकालेंगे उसको इससे डिवाइड करेंगे तो पर बॉटल बनेगा। नसीम वाले सवाल में थे ही खर्चे पर यूनिट, तो हमें कोई टोटल को पर यूनिट बनाने की जरूरत नहीं थी। यहां पर खर्चे दिए हुए हैं बैच के हिसाब से। प्रोसेसिंग वुड बी कैरिड आउट इन बैचेस ऑफ 2000 लीटर। प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैच आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। तो खर्चे हैं बैच के खर्चे निकालने के बाद पर बॉटल करने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये था। वेस्टेज की रिकवरी वैल्यू माइनस करनी थी। इस रिकवरी वैल्यू के अलावा और इस सवाल में जो पूछना है वो पूछे। अच्छा हाँ, वो उस दिन ऑफ कैमरा एक सवाल का जवाब दे रहा था, मैं कैमरा बंद कर दिया हुआ था, तो इसलिए जो मैंने ऑटम 10 किया था और ये जो ऑटम 16 है, इन दोनों में कॉमन बात है, वो मैं समझाता हूं। जो हमारी फैक्ट्री है इसमें बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लोग, बिजली, ये सारी कुछ हमारी फैसिलिटीज हैं। ये हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। हमने जो नया प्रोडक्ट बनाना है Z13, उसके लिए कोई नई बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी? नहीं। हमने यही इसी बिल्डिंग में जहां और 500 काम कर रहे हैं, तो हमें फिर यहां पर एक Z13 भी करना है। इसमें हम टारगेट यूनिट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, डिटरमिन सेल प्राइस और एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड। बिल्कुल सेम उसी रिक्वायरमेंट वाला सवाल है। इफ आईसी इंटेंड्स टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन, इंक्रीमेंटल, और आपको खर्चे भी सारे के सारे सिर्फ इस नए प्रोडक्ट के ही बताए हैं, तो ये नीला वाला सवाल है कि लाल वाला सवाल है? लाल वाला सवाल है। हमें इसमें लेने ही सिर्फ डिफरेंशियल है। तो इसलिए वो जो पॉइंट नंबर किधर गया, 6 है सवाल का पॉइंट 6 के प्लांट की डेप्रिसिएशन 10% है
और ये प्लांट एग्जिस्टिंग है या कोई नया करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग है। जो ऑटम 10 था ना, इसमें एग्जिस्टिंग प्लांट था 10 मिलियन का शायद, और इसमें हमने 3 मिलियन का एडिशन कैपेक्स करना था। तो ये जो प्लांट पहले से मौजूद था उसमें हमें मजीद खर्चा करना था कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये भी 10% डेप्रीशिएट ही होता था, और जो हमने एडिशनल इस पे कैपेक्स करना था उसने भी 10% डेप्रीशिएट होना था। हमने उस सवाल को करते हुए डेप्रीसिएशन सिर्फ 3 लाख रुपए ली थी। ये क्यों नहीं? क्योंकि अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च ना भी करें, ये उस बिजनेस का पहले भी फिक्स कॉस्ट है। हम चूंकि लाल वाला सवाल कर रहे थे तो हमें सिर्फ एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेनी थी। उस सवाल में भी लिखा हुआ था और इस सवाल में भी लिखा हुआ है कि हम जब इस नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज का 20% हिस्सा इस नए प्रोडक्ट में यूज हो रहा होगा। तो इससे सवाल पे क्या फर्क पड़े? दोबारा बताता हूं, ये मजा नहीं आया। ऑटम 10 में भी सेम 20% वाली बात थी। हमें इस पूरी फैक्ट्री में जो पहले भी काम करते थे, ये नया प्रोडक्ट बनाने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट भी बनेंगी। हो सकता है नए लोग नौकरी पे रखने पड़े, हो सकता है कि कोई चीज किराए पे लानी पड़े, हो सकता है नया स्टोर किराए पे लेना पड़े। पहले इस बिजनेस में, पहले इस सवाल में फिगर्स नहीं है, मैं भी खुद ही बना रहा हूं। पहले इस बिजनेस की पूरी फैक्ट्री की टोटल फिक्स कॉस्ट हुआ करती थी 30 मिलियन। ये मैंने एम खुद ही लिखा है। इस Z13 बनाने की वजह से एडिशनल फिक्स कॉस्ट कोई नहीं पड़ेगी, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं पड़ेगी। तो लाल वाला सवाल सॉल्व कर, कौन सा लाल वाला सवाल? वो डिफरेंशियल वाला। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होंगी? 0, क्योंकि इस नए प्रोडक्ट ही का हम सिर्फ डाटा ले रहे हैं। तो जो इस बिजनेस में पहले फिक्स कॉस्ट पड़ती थी वो पहले भी थी, अब भी है। हम सिर्फ डिफरेंशियल लेना चाह रहे हैं। तो अगर इसके लिए कोई फिक्स कॉस्ट एडिशनल पड़नी ही नहीं है तो उस फार्मूले में ये कितना होगा? 0। और अगर ये कहा जाए कि पूरी फैसिलिटीज का 20%, यानी बिल्डिंग का 20% हिस्सा, प्लांट का 20% हिस्सा वो इस नए प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, तो भी ये 0 ही है। 20% नहीं, 35% लग रहा होता तो भी ये 0 ही है, क्योंकि हम लोग यहां पर डिफरेंशियल फिगर्स ले रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट हमने लेनी ही वो है जो हमें एडिशनल पड़ेगी। तो जो हमें पहले ही पड़ रही हैं वो उतनी ही रहेंगी। अब उस फैक्ट्री के किसी एक कोने में बैठे कि आधी फैक्ट्री में बैठे, जो उस फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट पड़ती थी अब भी वही पड़ेगी। अगर कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इस 20% वाले जुमले का कुछ भी नहीं करना। एक और तरीके से कोशिश करता हूं, मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मैं समझा पाया हूं। एक और तरीके से बताता हूं। एक चलें क्लास की मिसाल, क्योंकि मौजूद है तो इमेजिन करके शायद बेहतर समझ आए। ये तो खैर कॉलेज है ना, एक ट्यूशन सेंटर समझ लें। इस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए, टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। अब अगर एक किसी नए सब्जेक्ट, किसी नई क्लास के भी कोई 4-5 बच्चे और ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं और उनको साथ वाला एक और कमरा किराए पे लेके वहां बिठाया जाएगा और टीचर चलते फिरते कभी इधर पढ़ा रहे होंगे कभी इधर पढ़ा रहे होंगे, तो उन 5-6 नए बच्चों को ट्यूशन में इंडक्ट करने पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट क्या आएगी? उस नए कमरे का किराया, ठीक है, ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट पड़ेगी।
और अगर उनको इसी कमरे में ही कहीं एडजस्ट कर लें, नया कमरा ना लेना पड़े, तो उन 5 बच्चों को इंडक्ट करने की एडिशनल फिक्स कॉस्ट क्या पड़ेगी? कोई नहीं पड़ेगी। और कहा जाए कि इस रूम का 10% वो लोग घेर लिया उन्होंने, तो भी रूम तो पहले भी किराया पड़ रहा था, तो इसलिए उसी जगह पर ये लोग एडजस्ट हो गए। बेशक 20% जगह घेर ली, लेकिन एडिशनल फिक्स कॉस्ट कोई नहीं पड़ रही। तो इसलिए इस सेंटेंस पॉइंट नंबर 6 का सवाल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ जी, अभी भी नहीं बनी बात। ऑटम 16 में वेस्टेज की रिकवरी वैल्यू के अलावा जिन्होंने सवाल किया है और कोई एतराज है तो बताइए। रिकवरी वैल्यू के अलावा चले रिकवरी वैल्यू समझाता हूं। एक बैच कितने लीटर डल रहे हैं? 2 मटेरियल है, इंपोर्ट वाला 1200 और लोकल वाला 800, ये हो गया 2000। इसमें से इवेपोरेट कितना होता है? इसमें से इवेपोरेट हो जाता है 100, ये चिड़िया ले गई। बाकी 200 ये वेस्ट है। ये जो 200 है एक बैच में से, इसको हम आगे एक और प्रोसेस में डालते हैं और इस प्रोसेस में खर्चा कितना आता है? 250 पर केजी। इस 300 लीटर में से 300 लीटर जब इसको सुखाया, ड्राई किया, गर्म किया, कुछ भी किया, तो ये 100 लीटर गया, 200 किलो का वेस्ट बना। इस 200 किलो के वेस्ट को एक और प्रोसेस में डालते हैं, वहां पर 250 पर केजी खर्च करते हैं, और जो इससे वैक्स बनती है वो सेल हो जाती है 400 पर केजी। लेकिन मसला यह है कि इस 200 किलो से 200 किलो वैक्स नहीं बनती, यहां पर हो जाता है लॉस। 200 लीटर है? अरे भाई अच्छा ठहरे, मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। अच्छा। ये जो 200 लीटर है, इससे जैसे भी सवाल वाला कह रहा है तो कह रहा है 225 केजी सॉलिड वेस्ट बना लेते हैं। 5 किधर है? कौन ले गया 5? वेस्ट बना लेते हैं, ये सॉलिड वेस्ट है जो इधर जाता है। अब इस 225 किलो, और ये सारी चीज बात हो रही है एक बैच की, एक बैच से ये जो वेस्टेज है, इससे 225 किलो का वेस्ट बनता है, वो किसी और प्रोसेस में डाल के एक वैक्स बनाते हैं जो 400 रुपए किलो बिक जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में लॉस होता है 2%, और वो 2% ऑफ ये 2% ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट 2% ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट। इस प्रोसेस जिससे हम एक वैक्स बना रहे हैं, इसका इनपुट ये है, आउटपुट ये है, 2% ऑफ आउटपुट। और ये पहले भी एक दफा ना एक सवाल में जिक्र हुआ है, और ये टेस्ट के क्वेश्चन में भी डाला हुआ है मैंने। इनपुट है 225 किलो, आउटपुट है पता नहीं, और लॉस है 0.02x। तो x कितना निकला है? 2% है बस, 2
221। तो एक बैच से जो वेस्ट निकलता है उससे हम 221 किलो वैक्स बना पाते हैं। 2% ऑफ आउटपुट। अब ये जो 221 किलो बन रहा है, इस 221 किलो की एनआरवी 221 केजी इंटू ये है जो एक बैच से हमें नेट हासिल होगा। हमें एक बैच से ये नेट रिकवरी हासिल होगी, इसको माइनस करेंगे बैच की कॉस्ट में से। ये किया हुआ है माइनस। नहीं, 2% ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट इस प्रोसेस से जो बनना है उसका 2%। और बताएं इस सवाल में जो पूछना है। हाँ जी, ऑटम 16। ऑटम 16 ओके। वेरिएंस का टेस्ट किस दिन हुआ है? फ्राइडे को। अच्छा, सीवीपी का टेस्ट और उसके साथ है नहीं, छोटा सा सवाल टारगेट कॉस्टिंग का यार। बेशक वो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। टारगेट कॉस्टिंग आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर 76 में, ठीक है? तो टेस्ट, सीवीपी और साथ एक छोटा सा सवाल टारगेट कॉस्टिंग का। जी ठीक है, फ्राइडे सैटरडे जिस दिन भी देना चाहे। हाँ जी, सीवीपी और टारगेट कॉस्टिंग। ऑटम 16 जल्दी बताएं भाई, ऑटम 16 में और कोई सवाल? ऑटम 16 जिन्होंने भी किया है, ऑटम 16 में कोई सवाल? आप पढ़ लीजिए ऑटम 18। ऑटम 18 बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड, पढ़ लीजिए, करता हूं। सवाल पढ़ने को कहा है, सबको कहा है, एनएक वाले भी, बगैर एनएक वाले भी, सबको कहा है ऑटम 18 पढ़ लें।
अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। और वो जो दो फार्मूले थे उनमें से कौन सा वाला लगाए हम? यूनिट्स वाला या सीएस रेशो वाला? सीएस वाला, क्योंकि टारगेट सेल्स पूछी है और यूनिट्स का सवाल में कहीं है भी नहीं डेटा। अच्छा, लाल वाला सवाल है कि नीला वाला सवाल है? कौन सा लाल कौन सा नीला? एग्जिस्टिंग कोई न्यू एक्शन या न्यू प्रोडक्ट, और इसको भी शामिल कर लेंगे तो रिवाइज्ड। एग्जिस्टिंग का कोई डेटा है, चाहे वो गुजरा हुआ साल है चाहे बजट है। अगर बजट भी है तो हमने कोई नया एक्शन लेना है जो अभी इसमें शामिल नहीं है, और अगर शामिल कर लेंगे तो इसको मैं नीला वाला सवाल कह रहा हूं। एग्जिस्टिंग के जो हालात हैं, चाहे गुजरा हुआ साल है चाहे बजट है, इसका प्रॉफिट अगर हम 100 मिलियन कमाते हैं और हम कोई नया एक्शन लेके मजीद 20 मिलियन कमाना चाह रहे हैं और इस नए एक्शन को भी शामिल कर लें। ये मैंने ऑटम 10 और ऑटम 16 ये कराते हुए ये समझाया था, दोबारा बता रहा हूं लाल नीला। अगर सवाल में आपको डेटा ही इस नए काम का दिया है, बस एग्जिस्टिंग का उतना डेटा ही नहीं है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, लेकिन मेनली डेटा आपको नए काम का ही दिया है, मिसाल के तौर पे ऑटम 10 और ऑटम 16, तो फिर हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो भी यकीनन इस नए काम की ही थी कि नए प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचें। तो फिर ये लाल वाला सवाल था, और इस लाल वाले सवाल में हमने फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी यूज करनी थी? एडिशनल वाली। लेकिन अगर सवाल वाला आपको एग्जिस्टिंग का डेटा भी दे रहा है और नए का डेटा भी दे रहा है, और सवाल वाला ये पूछे कि बताएं हम कितनी टोटल सेल्स करें कि हम इतना इंक्रीज्ड प्रॉफिट कमा लें, तो फिर ये नीला वाला सवाल है। ये इस वक्त ये नीला वाला सवाल है कि लाल वाला है? पहला पैराग्राफ, द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन। हाँ जी, अच्छा 36 ये है कि ये है, तो फिर ये टारगेट तो आपको 36 मिलियन ही दे रहा है, और पार्ट ए में वो रिक्वायर भी यही कर रहा है टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। तो नीला वाला सवाल है कि लाल वाला सवाल है? नीला वाला सवाल है, क्योंकि आपको ये कहा है कि हम अगले साल 36 मिलियन एडिशनल प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, यानी पहले से इतना ज्यादा। तो हमारा अगले साल का टारगेट प्रॉफिट ये है, और आपको जो सवाल में डेटा दिया हुआ है उसमें कोई नए एक्शन, किसी नए प्रोडक्ट का कोई डिफरेंशियल डेटा दिया हुआ नहीं। हमारा बिजनेस यहां से यहां शिफ्ट होना चाह रहा है, हम प्राइसेस चेंज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, कमीशन चेंज कर देंगे, कहीं पर किसी एक प्रोडक्ट या कोई डिफरेंशियल डेटा नहीं दिया हुआ। सिर्फ उस पहले पैराग्राफ में लिखे हुए सेंटेंस से दी मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन, तो ये लाल वाला सवाल नहीं बन रहा, क्योंकि सवाल में आपको किसी नए एक्शन या किसी नए प्रोडक्ट का सिर्फ डाटा नहीं दिया है, एग्जिस्टिंग पूरे बिजनेस का डाटा दिया है।
और उस पूरे बिजनेस के डेटा में ही कहीं है कि सेल प्राइस हम इतनी कम कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट इतनी हो जाएगी। उस ओवरऑल बिजनेस ही की प्राइसेस चेंजेस होनी है। तो अब बेशक ऊपर वो हमें टारगेट प्रॉफिट 36 बता रहा है, लेकिन हम गुजरे हुए प्रॉफिट में 36 को ऐड करके इसको टारगेट प्रॉफिट लेंगे अपना। पिछले साल पैट कितना कमाया था, तो अब हमारा अगले साल का टारगेट पैट 126। तो ये नीला वाला सवाल है, लाल वाला नहीं है। फर्क दोबारा बता रहा हूं, ये जो ऑटम 16 था बिल्कुल क्लियरली इसमें सिर्फ एक नए प्रोडक्ट का डाटा था, बाकी एग्जिस्टिंग का तो था ही कुछ नहीं। ऑटम 10 में भी तकरीबन ऐसा ही था, हमें उस नए प्रोडक्ट का ही सिर्फ डाटा दिया था, हमें उसी का डाटा एग्जिस्टिंग का नहीं बताया हुआ था कुछ। तो इसलिए हम रिवाइज कंबाइंड निकाल ही नहीं सकते थे, इसलिए ये डिफरेंशियल ही था। लेकिन अब ऑटम 18 में ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो 36 मिलियन से धोखा नहीं खाना। लाल वाला सवाल नहीं, नीला वाला सवाल ही है। और सवाल की प्लानिंग टारगेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, कितनी सेल्स चाहिए, तो फार्मूला हम टारगेट सेटिंग में दूसरा वाला यूज कर रहे होंगे। ये हमारे सवाल की हो गई प्लानिंग। ऑटम 18 सेल्स, सीएस, टोटल फिक्स कॉस्ट और टारगेट पीबीटी। इस सवाल में चूंकि यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, पूछा भी सेल्स रेवेन्यू है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा टारगेट सेटिंग वाला। अब इसमें से हमें ये पूछा है, तो बाकी चीजें फिर ढूंढ के लानी पड़ेंगी। इनटू सीएस पता नहीं, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं, इज इक्वल टू टारगेट पीबीटी। ये टारगेट पीबीटी है। तो हमने सीएस निकालनी है और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। हाँ जी, सवाल की प्लानिंग पे एतराज। अच्छा, सीवीपी के सवाल बीच में मुश्किल बिल्कुल हैं, और उसकी रीजन ये है कि पहेलियां नहीं समझ आती, फिक्स कॉस्ट सब में ही निकालनी होती है। तो अगर सवाल का कुछ भी सिर पैर नहीं समझ आ रहा, फिक्स कॉस्ट ही निकाला है। फिक्स कॉस्ट निकाला है, कुछ सीएस रेशियो निकाला है, जो जो इस सवालों में करते हैं। कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा तो ये सारी कैलकुलेशंस कराएं, तो आपकी नियत के नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। जो वर्किंग करके दिखाई होंगी उसके मिल जाएंगे नंबर। टोटल फिक्स कॉस्ट और सीएस, ये दो चीजें निकालनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल में से ढूंढते हैं। पहले पैराग्राफ में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट किधर है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी है। और ये तो पिछले साल की बात है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 में फिक्स कॉस्ट का कुछ नहीं कहा। पॉइंट नंबर 2 में फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन के अलावा वाली 5% बढ़ जाएंगे। अच्छा नहीं, 2000 नहीं, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ही है बस। तो नेक्स्ट ईयर में फिक्स, अच्छा लास्ट ईयर मतलब
2023 और नेक्स्ट ईयर मतलब 2025। हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उससे पिछले 12 महीने और उससे अगले 12 महीने, तो फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ जाएंगे। किससे बढ़ जाएंगे? तो फिर लास्ट वाली किधर है? वो निकालनी पड़ेगी ना। तो फिक्स कॉस्ट पहले लास्ट ईयर वाली तो चेक कर ले हम कितनी है। लास्ट ईयर टोटल फिक्स कॉस्ट थी कितनी? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 400 में 40। ऑपरेटिंग कितनी थी? 47 में 60%। 188.2 इतनी पिछले साल फिक्स कॉस्ट थी। इन सब ने 5% महंगा हो जाना है। फिर तो इनमें से डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी कितनी थी? ये अदर्स थी। पहले पिछले साल की पिक्चर तो नजर आ जाए। अब हमने इन दोनों को डेप्रिसिएशन तो लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि वो 90 ही रहेगी, और अदर्स के बारे में 98.2, 1.05, 103.11, 193.11। टोटल फिक्स कॉस्ट ओके। अच्छा, अब सारे बच्चे ध्यान से ना इधर उधर लगे रहते हैं बातों में, सारे ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इस सवाल को करता हूं सॉल्व, यहां तक पहुंच जाए पहले फिर बताता हूं। हाँ जी, इस सवाल पे आता हूं वापस। एक साइंस समझिएगा जरा, और ये जो साइंस समझा रहा हूं अगर आपको समझ आए, अच्छी लगे, तो पेज पे कहीं नुक्कड़ में ये सारी बातें लिख लेना। 2023 में सेल्स थी 400 और वेरिएबल कॉस्ट्स थी 240, तो कंट्रीब्यूशन था 160। सीएस कितनी थी? जी 40%। - 2024 तक आते आते प्राइसेस सेम रहेंगी, लेकिन वॉल्यूम 5% इंक्रीज कर जाएगा। चलो 10%, प्राइसेस सेम रहेंगी। तो 2024 की सेल्स कितनी होंगी जी? 440। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होंगी? 264। तो फिर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा?
176 और CS 40%। CS क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि सेल्स और ये टोटल अमाउंट ली हुई है मैंने, रुपीज इन मिलियन, तभी तो वॉल्यूम चेंज डाला है। सेल्स भी चूंकि 10% बढ़ी, ये भी 10% बढ़ी, और ये इनका डिफरेंस है, तो फिर ये भी इफेक्टिवली 10% ही बढ़ा है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की है तो कंट्रीब्यूशन है। अगर सेल्स 10% बढ़ी है, ये भी 10% बढ़ा है, तो इफेक्टिवली ये भी 10% ही बढ़ा रहा है। देखें, चूंकि ये सेम रेशो से बढ़े हैं, तो इनका आपस में जो कनेक्शन था वो भी सेम ही रहा, इसलिए कंट्रीब्यूशन सेल्स का स्टिल 40% ही है। देखें, अगर इसको ये धागा बांध के ये लटकाया हुआ है साथ, तो अगर जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ये ऊपर जा रहा है, तो उनका आपस का रिलेशन तो सेम रह रहा है ना। तो चूंकि ये सब 10-10% इंक्रीज कर गए, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो सेम रही। ये बात ओके या नहीं? लेकिन अगर ऐसा होता कि सेल प्राइस 10% इंक्रीज हुई होती, वेरिएबल कॉस्ट 5% इंक्रीज हुई होती, और वॉल्यूम 8% इंक्रीज हुआ होता, या चलो वॉल्यूम भी 10 ही कर लेते हैं। अब देखें सेल्स की फिगर क्या आती, 400 इंटू, ये तो पहले भी की हुई बात, अब 400 से मैं यहां तक पहुंचू, प्राइस चेंज भी डालना है और वॉल्यूम चेंज भी। 480, वेरिएबल कॉस्ट 484 है, 484, वेरिएबल कॉस्ट 240 में, वॉल्यूम चेंज भी डालना है और इसकी महंगाई भी डालनी है, 277.2। कंट्रीब्यूशन क्या बना, 206.8। CS क्या बना, 42. ये क्यों चेंज हो गया? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों जब सेम ग्रो किए थे ना, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन, ये सेल्स ये वेरिएबल दोनों सेम ग्रो किए थे, तो उनके दरमियान फासला भी सेम ही रह रहा था। लेकिन अब सेल्स ज्यादा ग्रो कर गई, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ग्रो नहीं की है, तो उनका गैप बदल गया, इसलिए CS रेशो भी बदल गई। तो अगर किसी एक साल के डेटा में अगले साल तक जाने के लिए सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, CS रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेल्स, खर्चे, उनकी प्राइसेस डिफरेंटली चेंज होंगी, तो CS रेशो पे फर्क पड़ जाएगा। अगर किसी एक साल से अगले साल तक जाते बस सिर्फ वॉल्यूम चेंज ही होना है, प्राइसेस में फर्क नहीं पड़ना, तो CS रेशो सेम ही रहनी है। लेकिन अगर प्राइसेस में फर्क पड़ना है डिफरेंटली, क्या मतलब डिफरेंटली, सेल प्राइस में कोई और चेंज है, मटेरियल में कोई और चेंज है, तो फिर CS रेशो चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैं को बहुत अजीब सी नई थ्योरी नहीं बना रहा, तो एक मैथमेटिक्स है सिंपल। अगर किसी एक साल की फिगर से अगले साल की फिगर्स तक पहुंचते हुए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बस प्राइसेस वही रह रही हैं, तो अगर आप पर यूनिट के हिसाब से भी सोच लें, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रह रहा होगा। अगर कोई प्राइस चेंजेस नहीं हो रही, तो जो एक साल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, अगले साल भी वही होगा ना, इसलिए CS रेशो वही रहेगी। तो अगर सिर्फ वॉल्यूम चेंज है, प्राइस चेंजेस नहीं है, तो CS रेशो सेम रहेगी, वॉल्यूम चेंज का CS पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस चेंजेस हैं, वो भी डिफरेंट, तो फिर एक साल से अगले साल की CS रेशो डिफरेंट हो जाएगी।
दोबारा, अगर सेल प्राइसेस और वेरिएबल कॉस्ट इनकी प्राइसेस कोई फर्क नहीं पड़ा अगले साल में, वॉल्यूम चेंज बेशक होता रहे, सीएस रेशो वही रहेगी। दोबारा, अगर एक साल से कंपेयर करके अगला साल प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम चेंज बेशक होता रहे, सीएस रेशो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर प्राइस चेंजेस डिफरेंटली हो रही हैं तो सीएस रेशो हो जाएगी चेंज। हाँ जी, अच्छा ये मैं ये नीली नीली बात बता चुका हुआ हूं, अभी दोहरा भी दिया है, ये ना नोट करना, जबानी ही चला लें। अगर मैं इन लाल फिगर्स में सिर्फ प्राइस चेंजेस डाल लूं, ना डालूं वॉल्यूम चेंज, खैर है, वॉल्यूम चेंज छोड़ देते हैं, तो ये फिगर्स क्या बनी देखें। ये क्या बनी 440, ये क्या बनी 252, कंट्रीब्यूशन 188, सीएस वॉल्यूम चेंज तो डाली नहीं मैंने, तो खैर है, वॉल्यूम चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइसेस चेंज हो रही है, सीएस डेफिनेटली चेंज होगी। वॉल्यूम चेंज डालनी है डालने, नहीं डालनी कोई बात नहीं, प्राइसेस चेंज हो रही है तो सीएस रेशो बदल जाएगी। इस सवाल में पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट से हम सीएस रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं? सेल्स भी है और कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितनी वेरिएबल कॉस्ट छुपी है वो भी है, तो वो सीएस रेशो निकाल के यहां यूज कर लें, लास्ट ईयर वाली चला लें, क्यों नहीं?
क्योंकि प्राइसेस में चेंजेस आ रही हैं, तो हमें नई CS रेशो निकालनी पड़ेगी। जो पिछला गुजरा हुआ साल है उसकी इनकम स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम पिछली CS रेशो निकाल सकते हैं, उसी से हम यहां पर काम नहीं चला सकते, इसलिए क्योंकि प्राइसेस बदल रही हैं तो CS रेशो बदल जाएगी, हमें नई CS रेशो निकालनी पड़ेगी। तो नई CS रेशो निकालने के लिए जो पिछले साल की वैल्यूज हैं उनमें प्राइस चेंजेस डालने काफी है या वॉल्यूम चेंज भी डालना जरूरी है? प्राइस चेंज डालने काफी है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हमें पता भी नहीं है, वैसे भी वॉल्यूम चेंज हमें नहीं पता कितनी है। तो अगर हम पिछले साल की सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट से सिर्फ प्राइसेस चेंज डाल लें, वॉल्यूम चेंज रहने दें, तो भी नई CS रेशो निकल आएगी। लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है? 567 और लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट्स कितनी है? 400 का 60% और 47 का 40%, ये इसी का जी 250 288 क्या हो गया यार? 400 का 60%, 47 का 40%, 258.8, ये हो गई पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इन्हीं को ही इस चेंजेस डाल लें तो नई CS निकल सकती है, या नेक्स्ट ईयर का वॉल्यूम चेंज डालना भी जरूरी है। तो हम नेक्स्ट ईयर इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कितना वॉल्यूम चेंज होगा। कि पता है? नहीं पता। सेल्स कितनी हो जाएगी? पॉइंट नंबर 1, हम सेल प्राइस को 8% बढ़ा देंगे। लेकिन इससे लोग नाराज हो जाएंगे, तो हमें उनको नाराज होने से बचाने के लिए 10% डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। तो फिर फायदा क्या? 8% बढ़ाएं और 10% डिस्काउंट ऑफर करते हैं सिर्फ नाराज कस्टमर्स को, और नाराज होने हैं कितने? 30%। तो सिर्फ नाराज लोगों को ही करना है, और वो पूरी सेल्स वाले नाराज नहीं होंगे, सिर्फ 30% नाराज होंगे। तो सेल्स 567 1.08 567 into 1.08 कितना? 612.36। लेकिन हमें इनमें ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा नाराज लोगों को, और वो होंगे इनमें से 30%, और उनको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 10% जी 3.37 599, ये होंगी हमारी नेक्स्ट ईयर की सेल्स। नेक्स्ट ईयर हमारी वेरिएबल कॉस्ट, एक तो जो पहले थी उनमें हम डाल देंगे प्राइस चेंज कितनी। हाँ, वो तो एक नई चीज आने लगी है ना, कि पहले भी थी। तो अब कमीशन में है फर्क, तो हमें फिर लास्ट टाइम कमीशन के अलावा बाकी कितनी थी उनको अलग चेक करना पड़ेगा।
ये पॉइंट दोबारा बताता हूं। अब अगले साल कमीशन कितनी होगी? 3%। 3% ऑफ नेट सेल्स। अब ये जो वर्ड नेट सेल्स है ना, ये इसमें अगर कोई बहुत टेढ़ा सोचेगा तो वो शायद गुमराह हो जाएगा, वरना अगर ज्यादा टेढ़ा ना पेपर में बैठ के सोचे तो वो कह रहा है जी नेट सेल्स का 3%, तो 593 का। कितने परसेंट? 7.82। और जिसने बहुत टेढ़ा सोचना था, चलो टेढ़ा सोचवा देता हूं, हो सकता है वो टेढ़ा सोचने वाला सोचे कि कमीशन माइनस करने के बाद जो सेल आएगी उसका 3%, तो वो गुमराही की गहराइयों में उतर जाएगा। वो नेट सेल्स यानी डिस्काउंट के बाद, कमीशन के बाद वाली को नेट सेल्स नहीं कह रहा वो। कैसे पता चला? वो यही कह रहा हूं ना कि अगर सीधा सीधा सोचें तो ये नेट सेल्स है, और अगर को बहुत गहरा सोचेगा तो वो फिर कमीशन के बाद वाली फिगर निकालेगा। कैसे निकली हुई फिगर? कमीशन कितनी? तो फिर ना इसका मतलब होगा ये 103 है, फिर ये 103 है, नहीं 97 नहीं, फिर ये 103 है। हाँ कर सकते हैं, ये 103 है, फिर ये फिर 103 है ना। कमीशन माइनस करेंगे तो जो नेट निकलेगा वो 100 होगा, कमीशन उसका 3 होगा, तो फिर ये 103 है। तो करने को किया जा सकता है, और सवाल में चूंकि एम्बिग्विटी है तो ये भी सही है, और जो वैसे कमीशन नेट करके करेगा वो भी सही। वेरिएबल कॉस्ट मैंने 2 हिस्सों में क्यों तोड़ी हैं? क्योंकि उसने कहा है कमीशन के अलावा बाकी जो है वो 4% बढ़ेंगी, तो मैंने ये वो बाकी हैं जिनको 4% बढ़ाना है। कितनी बाकी? पिछले साल, अच्छा ये मैं इधर भी कर सकता था, वो स्किप हो गया मुझसे, सीधी सी बात है, यहां मैं भूल गया, वरना मैं यहां पर भी ऐसे कर सकता था। यानी 1.1 तो अभी मुझे याद आया, मुझे तोड़ना चाहिए था, वरना मैं यहीं पर लास्ट ईयर वेरिएबल ऐसे 2 में तोड़ सकता था। तो अगर आपके पास यहां जगह है तो बेशक आप यहीं तोड़ लें। लास्ट ईयर टोटल वेरिएबल थी कितनी? ये 258.8। कमीशन कितनी थी? 2% ऑफ 567 का 2% जी 11 पॉइंट। तो अदर वेरिएबल कितनी थी? 247.46। ये वो अदर है जिनको 4% बढ़ाना है। टू 57 पॉइंट
ये इसी में आगे चल रहा हूं, इसी के नीचे। थ्री वन, तो सी एस क्या बना? सिक्स। ये मैंने इसके नीचे लिखा हूं। ये पार्ट ए। जी क्या हो गया? क्या हो गया? सिक्स सेवन टू कैसे आया? वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे आया मैं 672? कैलकुलेटर से आया मैं। इसको समझ। पार्ट बी में क्या पूछा? हाँ जी, determine the production capacity that would be utilized to achieve the sales as computed in A above. ऊपर से गई अंग्रेजी। Determine the production capacity that would be utilized to achieve the sales as computed in A above. अच्छा, इसके लिए भी एक साइंस समझ लें। दो 2023 और 2024 टोटल कैपेसिटी 50 मिलियन यूनिट्स थी।
नहीं नहीं, 2023 कोई नहीं। टोटल कैपेसिटी थी 50 मिलियन यूनिट्स, और सबसे बात कर रहा हूं, ये सबसे सारे, और प्रोडक्शन हुई 40 मिलियन यूनिट्स। कैपेसिटी इतनी थी, प्रोडक्शन इतनी हो सकी। कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई? 80%। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80%। और इसका आंसर, यानी कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई, यूनिट से ही होना चाहिए। कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज हुई, क्या मतलब है इस बात का? कितने यूनिट्स बना सकते थे, कितने यूनिट्स बनाए। तो अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज हुई बात हो रही है, तो यूनिट्स ही में करने वाली बात है। क्लास की कैपेसिटी कितनी थी, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई, ये नंबर ऑफ शेयर्स ही की बात हो रही है। तो होनी है डिस्कशन यूनिट्स ही की चाहिए। लेकिन अगर सेल प्राइस 100 रुपए पर यूनिट है, और अगर हम ये जो टोटल कैपेसिटी प्रोडक्शन यूनिट्स की बजाय इनकी सेल वैल्यू में कैलकुलेट कर लें, तो ये आंसर क्या बन जाएगा? इंटू 100 रुपए, 5000 मिलियन। ये इंटू 100 रुपए, 4000 मिलियन। दिस डिवाइड बाय दिस। क्यों ये सेम क्यों आ गया? क्योंकि प्राइस ही वही है। तो अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हुई, होना यूनिट्स के हिसाब से चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, तो भी आंसर सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हमने उसी प्राइस से मल्टीप्लाई किया है जिसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई किया। टोटल कैपेसिटी है कितनी है? टोटल कैपेसिटी कितनी है जी? 800 किधर है? पहला नहीं, ये नहीं, सवाल की बात कर रहा हूं। पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि गुजरे हुए साल में जो हमने प्रोडक्शन की थी वो टोटल कैपेसिटी का 70% थी। तो पिछले साल की सेल्स थी कितनी? $567 डिवाइडेड बाय 810 यूनिट्स। ये मिलियन रुपीस की टर्म्स में बात हो रही है, ये वाली, ये नहीं, ये। क्यों? क्योंकि हमने जिसको 70 से क्रॉस किया है वो रुपीस है, तो हमारे पास ये फिगर भी रुपीस की निकली है। टोटल कैपेसिटी इतनी है। हमसे पूछा यह है कि नेक्स्ट ईयर में हम कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट ईयर में सेल्स कितनी हो रही होंगी? जी, हाँ जी, अगले साल हम सेल्स कितनी कर रहे होंगे? ये योर आंसर कंप्यूटेड इन ए अबव। कितने परसेंट?
जी 80, ये सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है तो पूछ रहा हूं, क्यों है गड़बड़? इन दोनों का इस्तेमाल इसलिए फेयर नहीं है। मैंने जो भी यहां पर बात बताई थी, रेवेन्यू में भी सेम परसेंटेज इसलिए निकल रही थी क्योंकि दोनों को हम 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 576 ये पिछले साल की प्राइसेस के हिसाब से, अगले साल प्राइसेस चेंज हो जानी है, ये प्राइसेस बदल जानी है। तो इसलिए जो हमें यूनिट से काम करना चाहिए था वो इससे नहीं चल सकेगा। क्यों नहीं चल सकेगा? और अगर प्राइसेस सेम हो तो फिर चल जाएगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं, 576 की बजाय सिर्फ प्राइस चेंज डाल लें तो 593.99 यूज कर लेते हैं। ये पेपर में बैठ के कैसे आना था? नहीं आना था, कोई बात नहीं, चिल। कितने नंबर है? बस कोई बात नहीं। 593 और 567 में कॉमन बात क्या है? 593 और 567 में यूनिट्स, ये सेम यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेटेड है। तो 567 की जगह ये क्यों ले लें? प्राइसेस का चेंज होना हो गया इसमें इनकॉर्पोरेट। ये 593 यूनिट्स वही है जो पिछले साल बनाए थे। मैंने विदाउट यूनिट्स चेंज सिर्फ प्राइस चेंज डाल के 567 की जगह ये बनाई है। तो 567 रुपीज मिलियन जितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उतने ही यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अगर आपको ये जमीर पे बहुत बोझ लगे तो कोई बात नहीं, 2 नंबर है गया, ये इससे मिलता जुलता दोबारा कोई आ जाएगा, नहीं होगा आपसे। पेपर में बैठ के नहीं आने ये दिमाग में बातें जो बता रहा हूं। ये जो इस वक्त मैं बात बता रहा हूं ना, ये आप बिल्कुल अपने आप को कमतर ना समझें। ये पेपर में नहीं होना बैठ के किसी से सॉल्व। समझा इसलिए रहा हूं, क्या पता सेम सेंटेंस फिर टेस्ट हो जाए, तो फिर तो ये छोड़ना मुनासिब नहीं है ना। इसलिए इस पे अपने आप को कमतर ना समझें कि खुदकुशी कर ले जाके कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं। 593 और 567 में कॉमन बात क्या है? सेम यूनिट्स की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंट क्या बात है? 593 में प्राइस चेंजेस डाल ली हुई हैं। तो अब हमने अगर 672 को यूज करना है तो अब हमने इसको 810 की बजाय 848.56, जो काम यूनिट से होना चाहिए था वो इनसे भी चल जाएगा, क्योंकि अब दोनों में प्राइस चेंजेस सेम डाल ली हुई। किसी से नहीं पकड़ा जा रहा ये अगले साल में हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, ये टोटल कैपेसिटी कितनी है, पूछा यह था कि हम कितनी कैपेसिटी अचीव कर लेंगे। तो ये आंसर होना यूनिट से चाहिए था, लेकिन है ही नहीं यूनिट्स। अमाउंट से भी चल जाएगा, लेकिन अमाउंट से सिर्फ तब चल सकेगा जब जब इन दोनों में प्राइस सेम है। तो इसलिए हम यहां 576 यूज करते तो वो ठीक इसलिए ना होता कि वो पुरानी प्राइसेस के हिसाब से, तो इनको नई प्राइसेस पे शिफ्ट करने के लिए इसकी जगह ये यूज करना पड़ा। अब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकलेगी 79.29, ये सही होगी। जी इनमें से बिल्कुल ठीक है, यानी इसमें से प्राइस चेंज इफेक्ट कैंसिल कर दें, वो 567 576 रहने दें तो भी ठीक है, लेकिन आप 108 कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कुछ 30% पे डिस्काउंट भी है, वो भी इनकॉर्पोरेट करो बीच में।
इस चैप्टर के मैंने 4 हिस्से बांटे थे और चौथे हिस्से को मैंने ये नाम क्यों दिया था, अभी एक छोटा सा सवाल है, ये ऐसे छोटा सा सवाल मैं ही करता हूं। मैं आपने तो एंजॉय करना है बैठ के, बस मैंने करना है सवाल है, छोटा सा सवाल। कल एक और बड़ा सवाल करना है, फिर छोटे सवाल की कल भी नहीं गुंजाइश रहनी। छोटा सा सवाल। अच्छा चलें फिर जबानी सुन लें। हाँ तो बस फिर कर लें। ऑटम 22, ऑटम 22 ऑटम 22 छोटा सा सवाल है यार। यूरेनस लिमिटेड देखें, छोटा सा सवाल है, मैं ही कर देता हूं बोर्ड पे, लेकिन आप पढ़े तो सही ना। सवाल पढ़े, पढ़ लिया नहीं, सवाल पढ़े। यूरेनस लिमिटेड ऑटम 22 छोटा सा सवाल है। हाँ जी, सवाल पढ़ा कि नहीं? इसका मैं सिर्फ ये पार्ट बी 2 नंबर का वो सॉल्व कर रहा हूं। पार्ट ए, कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। प्रोडक्ट वाइज तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? अच्छा, सवाल अगर किसी ने पढ़ा होता तो कैसे पता मल्टीपल प्रोडक्ट का सवाल है? X1 Y1 कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ है। अब इस सवाल में कहा तो है कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कंबाइंड फाइंड करके यहां तक भी छोड़ सकते हैं और उसको प्रोडक्ट वाइज में भी तोड़ सकते हैं। ज्यादा अफजल यह है कि प्रोडक्ट वाइज तोड़ दें। और फार्मूला कौन सा लगेगा, ब्रेक इवन यूनिट्स वाला कि रेवेन्यू वाला? कैसे पता? ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ ये क्या है? इसमें क्या हम सेल्स रेवेन्यू नहीं निकाल सकते? भाई यूनिट्स भी हैं। और तो मैंने आपको मल्टीपल प्रोडक्ट का सबसे पहला जो खुद बना के सवाल कराया था उसमें यूनिट्स भी थे, प्राइस भी थी।
तो मैंने उसी सवाल को यूनिट्स की रेशो लेके भी दिखाया था और रेवेन्यू की रेशो लेके भी दिखाया था और एंड आंसर सेम आया था ना, क्योंकि डेटा सेम था। तो यहां पर उसने आपको कहा ही नहीं है कि किसकी रेशो मेंटेन करनी है, कहा है। तो आपके पास रॉ डेटा पड़ा हुआ है, आपकी मर्जी है, चाहे आप यूनिट्स की रेशो यूज कर लें, बजटेड डेटा है सामने, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने मल्टीपल का पहला सवाल बोर्ड पे कराया था, उसी सवाल को यूनिट्स की रेशो से करके भी एंड आंसर वही निकाला था और रेवेन्यू की रेशो से भी वही निकाला था। जब सवाल में उसने आपको बताया ही नहीं है कौन सी रेशो रखनी है, रेशो कहां से आ गई इसमें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो फिर आपकी मर्जी है, अवेलेबल है डेटा, आप चाहे यूनिट्स वाली रेशो मेंटेन रख लें, चाहे रेवेन्यू वाली रख ले। मैंने सॉल्यूशन में बहरहाल यूनिट्स वाली से किया हुआ, रेवेन्यू से भी करेंगे सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि डेटा वही है। तो पार्ट ए डन, पार्ट ए ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बूढ़े हो गए बचपन से करते करते आप, पार्ट ए डन, पार्ट ए डन। पार्ट बी, नजर सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत है इसमें। पार्ट बी में उन्होंने ये कहा है कि जो ऊपर टेबल नजर आ रहा है उसमें डेटा है, हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, है जी, कर सकते हैं। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में डायरेक्टर साहब ने कुछ मशवरे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम प्राइस में चेंजेस कर दें और एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करें तो कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, मैं ही कर रहा हूं बेटे लेकिन पढ़ा हो ना, ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट बी, एडवाइज, कि ये जो डायरेक्टर साहब ने कहा है क्या हम उनकी बात पे आगे चलें या नहीं। ये देखें, यानी इसमें हमें कुछ एक्शंस लेने को कहा होगा। तो अभी इस वक्त तक जितनी रिक्वायरमेंट है और जो डेटा है, क्या लग रहा है अगर जाग रहे हैं तो इसको कैसे आंसर करना चाहिए कि हम शुड वी गो अहेड और नॉट, करके क्या करें, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि डेटा है ना, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर डायरेक्टर साहब की बात मान के जो प्रॉफिट निकला वो एग्जिस्टिंग से ज्यादा हुआ तो प्रोसीड कर लेंगे। तो इसमें डेटा सारा दिया हुआ है, ये मैं कर रहा हूं ऑटम पार्ट बी। एग्जिस्टिंग डेटा के मुताबिक प्रॉफिट हम कितना कमाया करते हैं। सवाल में इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा, एक ब्रैकेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। हाँ जी, मैं फिर भी 3 लाइनें लिख देता हूं। टोटल कंट्रीब्यूशन X1 से कितनी, X1 का एक यूनिट कितने का बेचते हैं, 44। कितनी वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है, 3000। कितने यूनिट्स बेचने का इरादा है। इसी तरह Y1 एक कितने का बेचते हैं 2200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितने बेचने का इरादा है 7 मिलियन 1.75। और हमें अभी के प्लान के मुताबिक फिक्स कॉस्ट्स पड़ती हैं 5.4 एक है और 4.5 एक है, 5.4 और 4.5, 9.9, 1 पॉइंट नेगेटिव। इसका मतलब अभी जिस हालात में बिजनेस चल रहा है उसमें तो लॉस है। अगर हम डायरेक्टर साहब की बात मान लें, अगर हम डायरेक्टर साहब की बात मान लें तो क्या कह रहे हैं जी डायरेक्टर साहब, X1 के बारे में क्या कहा है इन्होंने कि सेल प्राइस को 5% कम कर दें, ये ठीक है। तो उससे वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा है नहीं, माइनस माइनस
3000 इंटू 5000 यूनिट्स ही रहेंगे अब भी, फिर 1.2। सेल प्राइस कम कर दें, यूनिट्स 20% बढ़ जाएंगे। कितने? 7.08। और Y1 के बारे में वो क्या कह रहे हैं? Y1 के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो Y1 फिर वैसा ही रहेगा, यानी 1.75। टोटल फिक्स कॉस्ट की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? जितनी पहले है 9.9, उसमें 0.3 इजाफा हो जाएगा, 10.2। तो डायरेक्टर साहब बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। 1.37 का लॉस। तो डायरेक्टर साहब को कहेंगे चल चल। एक सवाल होमवर्क कर देंगे? नहीं है? इसमें लिखना क्या है? इसमें लिखना यह है, चूंकि एडवाइस मांगी है, तो एडवाइस ये है कि वी शुड नॉट प्रोसीड फॉर डायरेक्टर्स सजेशन। एक सवाल होमवर्क करने हैं। यह जो अभी इससे पहले किया था, कुछ वैसी सी मेहनत है। स्प्रिंग 19 होमवर्क है। स्प्रिंग 19 होमवर्क है। ठीक है जी।